दोस्तों, आज पेश है अंधा वचन और विचित्र दीपक। ये कवर चित्र है दोस्तों। विजयनगर के राजा चित्रगुप्त और उसकी पत्नी रानी पल्लवी रीति और कामदेव के साक्षात मूर्ति थी। दोनों सुंदरता के बेजोड़ नमूने थे। जो उसे देखता वो ठगा सा रह जाता। आश्चर्य, मैं व्यापारी होने के नाते नगर गांव गांव घूमता हूँ, राजा रानी जैसी सुंदर जोड़ी कहीं नहीं देखी। लगता है भगवान ने राजा चंद्रगुप्त और रानी पल्लवी एक दूसरे के लिए बनाया है। विजयनगर की प्रजा अपने राजा रानी को बहुत चाहती थी। राजा रानी चंद्रगुप्त के पास सब कुछ था, कमी थी तो सिर्फ एक बात कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पता नहीं हमारे महाराज के भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। भगवान कितना निर्दयी है उसे महाराज को सब कुछ दिया, एक औलाद का सुख नहीं दिया। भगवान भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। स्वयं स्वयं राजा को संतान सुख अवश्य मिलेगा। इधर राजा चंद्रगुप्त इस विषय में सोचकर चिंतित हो उठते थे। हमारे विवाह को पूरे 10 वर्ष हो गए। हमारे महल के आंगन में अभी तक हमारी संतान की कल कलरव नहीं गूंजा। क्या निसंतान ही रहेंगे? क्या हमें कभी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? और दूसरी ओर राजा चित्रगुप्त को इस बात की उदास होते देख रानी पल्लवी उन्हें देख यही सोचती, लगता है महाराज निसंतान होने से दुखी रहते हैं। मैं भी इन्हें अभागिन हूँ, महाराज को पिता कहलाने का सुख नहीं दे सकी। और एक बार राजा चित्रगुप्त अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप कर रहे थे तो एक प्रधानमंत्री शलभसेन ने चित्रगुप्त से कहा, महाराज मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ऐसी कौन सी बात है प्रधानमंत्री जी से कहने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? आप जो भी कहना है निर्भय को कहिए। महाराज, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ, विजयनगर के राजमहल में कब तक सन्नाटे में डूबा रहेगा? हमारे महल में सन्नाटा दूसरे कहने का तात्पर्य क्या है महामंत्री? महाराज यूं कहने को तो महल में असंख्य लोग हैं, हमेशा चहलकदमी करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों महल में अजीब सी निस्तंभता छाई रहती है, जिसका एक ही कारण है महाराज। वह कारण है कि महल में बहुत समय से किसी बच्चे की किलकारी यहाँ नहीं गूंजी। महाराज, समय आ गया है, इस महल को देश को एक नन्हे युवराज चाहिए। मैं बहुत दिनों से आपसे इसी बात को कहना चाहता था। ओह, तुम्हें हमें से यह बात कहना चाहते थे, कहकर चंद्रगुप्त सोच में पड़ गए। फिर सोचकर प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री आपका कथन उचित है, पर संतान देना या न देना भगवान के हाथ में, हम इसमें क्या कर सकते हैं? महाराज ऐसा न कहिए, आप चाहे तो ऐसा हो सकता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रधानमंत्री? हमें समझे नहीं तो सुनिए महाराज। हमें लगता है पल्लवी रानी बांझ है, इसलिए निसंतान प्राप्त करने के लिए आपको दूसरा विवाह करना चाहिए। प्रधानमंत्री, तुम होश में हो, जानते हो क्या कह रहे हो? चित्रगुप्त का बदला व्यवहार देखकर प्रधानमंत्री शलभसेन घबरा कर नजरें नीची कर ली। तब अन्य मंत्रियों ने उठकर संबोधित स्वर में चित्रगुप्त से कहा, महाराज प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं। निसंतान के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। न्याय संगत और तर्क संगत भी है। यदि आपको ऐसा नहीं करते तो आपके बाद राजवंश का समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर चित्रगुप्त क्रोध में भड़क उठा और फिर वह बिखरता हुआ चिल्लाया, यदि हमारे बाद हमारे राजवंश समाप्त होता है तो रहे, हमें सिर्फ संतान पाने के लिए हम दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। रानी पल्लवी हमें प्राणों से अधिक प्यारी है। हम अपनी छाती पर उसकी छाती पर 100 तलाक नहीं बिठाएंगे। कहकर चित्रगुप्त ने अपने स्थान से उठा और क्रोध में पाँव पटकता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। समस्त मंत्री और प्रधानमंत्री को शरभसेन के संबंध स्थान पर बैठे रहे। चित्रगुप्त सीधा अपने महल में पहुंचा। महाराज, आप कुछ क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? लेकिन चित्रगुप्त ने पल्लवी को एक नज़र डाली और तत्काल ही अपनी नजरें नीचे कर ली। क्या बात है महाराज, आज आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे?
रानी पल्लवी, आज प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द प्रयोग किए जिसे हमारी आत्मा बुरी तरह ठेस लगी है। महाराज, क्या आप मुझे उन शब्दों के बारे में बताएंगे जिनसे प्रधानमंत्री और आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मेरे लिए उपयोग किए हैं? तुम उस शब्दों को नहीं सुन सकोगी रानी। चंद्रगुप्त ने लाख टालना चाहा, लेकिन पल्लवी बार बार अनुरोध करने पर उससे बताया, तुम नहीं जब मानती तो सुनो रानी, वे लोग तुम्हें बांझ कह रहे हैं क्या? हाँ रानी, वे लोग तुम्हें बांझ समझते हैं और चाहते हैं कि संतान के लिए मैं दूसरा विवाह कर लूँ। ओह, इस तरह उन्हें घबराते धड़कते दिल से चंद्रगुप्त से पूछा, क्या आप मुझे अब आपका इस बारे में क्या निर्णय है महाराज? क्या आप दूसरा विवाह करेंगे? उसकी आंखों में आंसू देखकर चंद्रगुप्त के गले में लगाते हुए कहा, रानी, क्यों दिल को छोटा करती हो? विश्वास करो, अगर निसंतान हो हमारे यहाँ संतान होगी तो तुम्हारी कोख से होगी, अन्यथा हमारे संतान न भी हो तो हमें तुम जैसी प्यारी रानी को छोड़कर दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। हमारा अटल निर्णय है। महाराज, मैंने अपने सौभाग्य पर गर्व है। भगवान स्त्री को आप जैसा पति दे कहकर पल्लवी ने चंद्रगुप्त के पैर छू लिए और इस घटना के कुछ देर महाराज चंद्रगुप्त शिकार खेलने चले गए। वन में शिकार खेलते की खोज में घूमते हुए अचानक उसकी दृष्टि एक और पड़ी हुई बुरी तरह चौंका। वो यह बियावान जंगल में कोई स्त्री भी बेहोश पड़ी है। एक घोड़ा उसके पास खड़ा है। यह कौन है? मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। वहाँ पहुंचकर चित्रगुप्त ने झरने के पानी से अंजलि में भरा और छोटी छींटे बेहोश के मुख पर मारे, युवती के मुख पर मारे और पानी के छींटे पड़ते ही युवती की चेतना संसार हुआ है, मुख से कराने के लगी। लगता है होश आ गया। अगले ही पल युवती ने आंखें खोल दी और सामने चित्रगुप्त को पाकर हड़बड़ा के उठ गई। डरो नहीं, मैं विजयनगर का राजा चंद्रगुप्त हूँ। इस वन में शिकार खेलने के लिए यहाँ तुम्हें बेहोश पाकर देखकर तुम्हारे पास रुक गया। क्या बताओगी तुम कौन हो और क्यों बेहोश हो गई? युवती ने मंदर मुख से चित्रगुप्त की ओर देखती हुई बोली, मैं धवल देश की राजकुमारी कोमल हूँ। मैं इस वन में शिकार खेलने के लिए अकेली आई थी। न जाने ठोकर लगने से के साथ कलाबाजी खाती हुई पृथ्वी पर गिरी और फिर मैं तत्काल बेहोश हो गई। ओह, यह बात है। कहते हुए चंद्रगुप्त ने राजकुमारी कोमल के मुख की ओर देखा। कोमल मद मंत्रमुग्ध सी अपनी ओर देखती पाकर बोला, राजकुमारी कोमल, तुम इस प्रकार अपलक मेरे मुख की ओर क्यों देख रही हो? क्या है ऐसा मुझ में? महाराज, क्या आप जानते नहीं कि आपके व्यक्तित्व में कैसी सम्मोहन शक्ति है? आप बहुत ही सुंदर पुरुष हैं। राजकुमारी, आगे के शब्द राजकुमारी मुख से में रह गए। राजकुमारी, इस प्रथम मुलाकात में आपके व्यक्तित्व ने मुझे जादू सा कर दिया है, इसलिए निर्लज होकर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप जैसे सुंदर सजीला पुरुष को मेरा पति बनने योग्य है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी कोमल? तुम्हारे और मेरी आयु में बहुत फर्क है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। चंद्रदेश की राजकुमारी पल्लवी हमारी राजपत्नी है। आपके पहले विवाह से होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। मैं रानी पल्लवी को बड़ी बहन की तरह मानूंगी और मुझे किसी तरह की कोई तरह अपनी पत्नी बना लीजिए। नहीं राजकुमारी का ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी रानी का अर्थात प्यार करता हूँ, उसे त्याग कर मैं तुम्हारा दूसरा ब्याह नहीं कर सकता। क्षमा करना। इतना निष्ठुर न बनो महाराज, मेरे प्राण निवेदन है कि उसे आप न ठुकराओ। कोमल, तुम एक राजकुमारी हो, किसी पुरुष के आगे इस प्रकार गिड़गिड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो क्या महाराज आपको मेरी विनती स्वीकार नहीं है? नहीं राजकुमारी, मेरा फैसला अटल है, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। इतना कहकर चंद्रप्रताप अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से जाने को उत्सुक हुआ तो राजकुमारी कोमल ने क्रोध भरकर कहा, राजा चंद्रगुप्त, तुम मेरी विनती को ठुकरा कर चल अच्छा नहीं किया। जाओ, मैं प्रण करती हूँ कि एक दिन तुमसे पत्नी पर अवश्य बनकर दिखाऊंगी। वह दिन कभी नहीं आएगा। राजकुमारी कहकर चंद्रगुप्त अपने घोड़े पर ऐड लगाई और चल पड़ा।
कोमल अपने घोड़े की ओर बढ़ी और राजा चंद्रगुप्त के अटल फैसले को बदल कर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। मुझे यहाँ से सीधे चंडाल तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वहाँ वह राजा तांत्रिक को वश में करके कोई ना कोई उपाय मुझे अवश्य बताएगा। सर्दी वह चंडाल तांत्रिक के पास पहुंची। राजकुमारी कोमल, आप यहाँ? हाँ तांत्रिक, चंडाल तांत्रिक, मुझे एक आवश्यक कार्य है। कोमल ने विस्तार पूर्वक चंडाल तांत्रिक को राजा चित्रगुप्त के बारे में बताया और उसे कहा, चंडाल, चाहे कैसे भी हो, राजा तांत्रिक से विवाह करना चाहती हूँ। जरा अपनी शक्तियों से पता लगाओ कि किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। जो हुक्म राजकुमारी। चंडाल ने तुरंत ही एक खोपड़ी पर हाथ फेरा और आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर राजकुमारी राजकुमारी से, जी, राजा चंद्रगुप्त अपनी पल्लवी से अटूट प्यार करता है, किसी हालत में दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, यदि स्वयं पल्लवी उसे दूसरा विवाह करने को कहे तो वह दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। भला रानी पल्लवी राजा चित्रगुप्त को दूसरा विवाह करने के लिए क्यों कहेगी? चंडाल, तुम्हारा कहना ठीक है राजकुमारी पल्लवी राजा चित्रगुप्त से बहुत प्यार करती है, कहीं किसी भी हालत में ऐसा नहीं कहेगी। रानी पल्लवी को अपने स्वर्गीय ससुर जयगुप्त का बहुत आदर करती थी। वह राजा जयगुप्त के हर दे आदेश को अच्छा या सोचे समझे बुरा सोचे समझे मानती मानती थी। यदि राजा महाराज स्वर्गस्थ पल्लवी से कहे कि चंद्रगुप्त का दूसरा विवाह करने के लिए तैयार करे तो वह अपने ससुर का कहना नहीं टालेगी। लेकिन मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए राजा जयगुप्त भला दूस पल्लवी को यह सब कैसे कह सकता है? यह रानी पल्लवी पर ऐसा कहने के लिए किसका दबाव पड़ना चाहिए था? तांत्रिक। राजकुमारी जी, मेरी तंत्र विद्या किस दिन काम आएगी? मैं अपने तंत्र विद्या से अपने वश की गई किसी आत्मा को जयगुप्त के वेश में सोई हुई पल्लवी के सपने में भेजूंगा। पल्लवी को सपने में जाकर वह आत्मा पल्लवी को आदेश देगी कि चाहे जैसे भी हो चित्रगुप्त को विवाह करने के लिए तैयार करे। क्यों न क्या ऐसा हो सकता है चंडाल? क्यों नहीं हो सकता? राजकुमारी तंत्र विद्या से भला क्या नहीं हो सकता? तुम देर न करो चंडाल, आज ही रात्रि तुम अपने वश में की हुई आत्मा को राजा चित्रगुप्त के वेश में रानी पल्लवी के सफर में भेजो। चंडाल ऐसा करने का आदेश देकर कोमल अपने महल चली गई। धवल देश में चित्रगुप्त और रानी पल्लवी के विरुद्ध यह गुल खिलाने वाला था। दूसरी ओर राजा चित्रगुप्त विजय और पल्लवी से क्या? रानी, आज वन में अजीब बात हुई। हमारी धवल देश की राजकुमारी कोमल से मुलाकात हुई। कोमल बार बार मुझसे विवाह करने की विनती करने लगी। अच्छा, फिर आपने उससे क्या कहा? महाराज, क्या आपने उसका प्रण निवेदन स्वीकार किया? पल्लवी, तुम्हें क्या विश्वास है? हम तुम्हें वचन दे चुके हैं कि दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। हम तुम एक नया क्या सैकड़ों रानियां कुर्बान है कर सकते हैं। कहकर चित्रगुप्त प्यार से पल्लवी की ओर देखा और उस प्यारे बेचारे को पता नहीं था किस्मत उसके विरुद्ध कुछ कर रचने वाली है। और उसी रात धौल देश के चंडाल तांत्रिक ने एक आत्मा का आह्वान किया, आज्ञा दो मालिक, क्या करना है? तुम्हें राजा चंद्रगुप्त के वेश में जाकर सोई हुई पल्लवी के सफर में जाना है और उससे कहना है। कहकर चंडाल ने आत्मा को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। कहने, ठीक है मेरे मालिक, मैं अभी विजयनगर जाती हूँ। और अगले ही पल वह आत्मा विजयनगर की ओर उड़ चली। उधर विजयनगर के महाराज रानी पल्लवी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोए हुए थे। तभी चंडाल द्वारा भेजी हुई आत्मा स्वर्गीय राजा जयगुप्त का वेश धरकर पल्लवी के सफर में पाई। पिताजी महाराज, आप? हाँ बेटी पल्लवी, आज एक विशेष प्रयोजन से स्वर्ग से उतरे तुम्हारे पास सफर में आया हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। बेटी, चंद्रगुप्त जन्म के पश्चात तुम्हारे राजकीय वंश की बेल बढ़नी रुक गई है। क्या तुम्हें यह बात पसंद है? पिताजी महाराज, मैं स्वयं इस बात के कारण इन दिनों बहुत चिंतित रहती हूँ। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं पिताजी महाराज, जिससे हमारा यह
संतान उत्पन्न हो सके। मैं उसी उपाय बताने के लिए सपन में आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो पल्लवी। तुम्हारी कोख से कोई संतान कोई संतान होगी नहीं, इसलिए तुम्हें अपने पति चित्रगुप्त को किसी प्रकार दूसरे विवाह के लिए राजी करना हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? आप जानते अपने बेटे को दूसरा विवाह करवाना के आदेश दे रहे हैं, जबकि आपके वंश में किसी राजा ने आज तक दूसरा विवाह नहीं किया। तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है पल्लवी, लेकिन इस समय सवाल अपने वंश को मिटने से बचाने का है, इसलिए अपने पति को दूसरा विवाह करना होगा। लेकिन पिताजी महाराज, चित्रगुप्त का दूसरा विवाह किसके साथ करवाऊं? इस समाधान में मैं किए देता हूँ। धवल देश की राजकुमारी कोमल के साथ चित्रगुप्त का दूसरा विवाह होगा। याद रखो, वह हर हाल में तो राजकुमारी कोमल के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करवाना। जैसी आज्ञा पिताजी महाराज। और अगले पल सपन टूट गया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। है मैं कैसा सपन, विचित्र सपना देखा। मैंने सुसर्ज को जीवित रहते उसकी कोई बात नहीं टाली। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानूंगी तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा। क्या मैं महाराज चित्रगुप्त को दूसरे विवाह के लिए राजी करूं? यही ठीक रहेगा है। अपने स्वार्थ के त्याग कर मुझे अपने पिता महाराज की बात मान लेनी चाहिए। दूसरे विवाह महाराज चित्रगुप्त वह मेरा कुछ भला होगा। तभी स्वर्गीय महाराज जयगुप्त ने सपन में आकर मुझे आज ऐसा आदेश दिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही रानी पल्लवी राजा चित्रगुप्त से कहा, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ रानी? महाराज मैं आपकी अपनी बात कहने से पहले अब आपसे वचन मांगना चाहती हूँ। मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी कुछ मांगूँ आप पूरा करेंगे। रानी, यह तुम कैसा अंधा वचन मांग रही हो? क्या तुम्हारी बात जाने सुने बिना अंधा वचन कैसे दे सकता हूँ? तो ठीक है महाराज, जब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। रानी, यह क्या तुम मेरी बात सुनकर नाराज हो गई? ठीक, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तुम जो भी कहोगी बिना सोचे समझे उस बात को पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चंद्रगुप्त की बात सुनकर रानी पल्लवी संतोष की सांस ली। तो सुनिए, आपको दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। रानी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। संतान आज तक संतान के लिए तरसती रही, अब मेरी यह आशा टूट चुकी है, इसलिए मैं स्वयं संतान होगी, इसलिए मैं दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोच लीजिए महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, मैं जो भी कहूँगी आप बिना सोचे समझे पूरा करेंगे। आप यदि अपनी बात से पूरा नहीं करते तो वचन से हारेंगे। ओ राजकुमारी, तुमने मुझे किस विधा में डाल दिया, इसलिए तुम्हें अंधा वचन नहीं देना चाहता था। कहकर चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद सोचकर पल्लवी से बोला, ठीक है रानी, अब तुम्हें वचन दे चुका हूँ तो पूरा करूँगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा दूसरा विवाह किसके साथ कराओगी रानी? धवल देश की रानी उसी राजकुमारी कोमल के साथ आपका विवाह होगा जो आपको कुछ दिन पहले ही वन में मिली थी। वह स्वयं आपसे विवाह करने की विनती की थी। यह सुनकर चंद्रगुप्त पूरी तरह चौंका और सोच में पड़ गया। महाराज, सोच विचार छोड़िए और इसी समय दूत को दौलदेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजिए। ठीक है रानी, मैं तुम कहोगी वैसा ही करना होगा। चित्रगुप्त ने उसी समय पत्र लिखा। दूत को बुलाकर पत्र देते हुए बोला, दूत इसी समय दौलदेश की ओर प्रस्थान करो। जब वहाँ के राजा धवल देव को हमारा यह पत्र पहुँचाओ। जो आज्ञा महाराज। पत्र लेकर दूत कक्ष से निकल गया। धवलदेश पहुंचकर दूत ने पत्र धवलदेश देव को सौंपा और धवलदेव ने उस पत्र को पढ़ा। राजा धवलदेव, हम विजयनगर के राजा चंद्रगुप्त तुम्हारी पुत्री कोमल के साथ विवाह करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है तो हमारे दूत को इस संबंध में स्वीकृति विवाह की तिथि के बारे में बता दो। राजा चंद्रगुप्त। पत्र पढ़कर धवलदेव सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर दूत को बोले, दूत, इस पत्र का जवाब तुम्हें कल देंगे।
तब तक तुम राज के अतिथि गृह में ठहरना। जो 11 दिन। दूत के अतिथि गृह में ठहरा कर राजा धौलदेव राजकुमारी कोमल के पास पहुंचे कि बेटी कोमल, विजयनगर के राजा चित्रगुप्त ने तुम्हारे लिए विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम इस संबंध स्वीकार है? सुनकर कोमल चौकी। ओ चंडाल तांत्रिक की तंत्र विद्या ने अपना कमाल दिखा दिया। अभी मानी राजा चंद्रगुप्त इतनी जल्दी मुझसे विवाह करने को तैयार हो गया, यह मैंने सपने में नहीं सोचा था। क्या बात है बेटी, मेरी बात तुम सोच में क्यों पड़ गई? क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? ऐसी कोई बात नहीं पिताजी महाराज, इस बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। बस आप इस बारे में जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा। इसका मतलब तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? सुनकर कोमल लज्जा से आंखें नीचे झुका ली। दूसरे दिन राजा दौलदेव ने चित्रगुप्त से कहा, दूत से कहा, दूत अपने राजा से कहना यह संबंध स्वीकार है। आज से ठीक 15 दिन पश्चात बारात लेकर धौल देश में आ जाओ। उस यदि उस दिन उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है राजन, मैं विजयनगर जाकर यह सूचना महाराज को देता हूँ। और ठीक 15वें दिन बाद चित्रगुप्त और कोमल का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। जब जब वधू बनकर राजकुमारी कोमल विजयनगर महल में पहुंची तो रानी पल्लवी ने उसका स्वागत किया। बहन कोमल, विजयनगर में तुम्हारा स्वागत है। तुम से मेरी तरह तुम भी यहाँ की रानी हो। विवाह की प्रथम रात्रि जब राजा चित्रगुप्त पल्लवी के कक्ष में पहुंचा तो बुरी तरह चौंका। यह क्या महाराज जी, इस समय आप यहाँ अपने कक्ष में नई दुल्हन कोमल आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आज की रात आपको यहाँ नहीं वहाँ जाना था महाराज। रानी पल्लवी, मैं तुम्हें दिया वचन पूरा कर चुका हूँ। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। तुमने कहने पर मैंने दूसरा ब्याह अवश्य कर लिया, पर याद रखो मैं राजकुमारी कोमल को कभी तुम्हारा स्थान नहीं दे पाऊंगा। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? कोमल अब आपकी पत्नी है, आप उसके पास जाइए। ठीक है रानी, तुम मुझे अपने कक्ष से जाने को कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। याद रखो मैं तुम्हें त्याग कर राजकुमारी कोमल के पास नहीं जाऊंगा। इतना कहकर चंद्रगुप्त कक्ष से निकल गया। यह देख पल्लवी की अक्की बक्की रह गई। ओ महाराज, मुझे यह कैसा दुविधा में डाल दिया। नई बहू क्या सोचेगी कि रानी पल्लवी ने आज रात महाराज चित्रगुप्त के पास नहीं भेजा, इसलिए वह क्या जाने मुझे क्या घटी है। दूसरी ओर रात्रि तक राजकुमारी कोमल चित्रगुप्त की प्रतीक्षा करते करते थक गई, परेशान हो उठी। क्या बात है, राजा चित्रगुप्त अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या रानी पल्लवी ने उन्हें अपने पास ही रोक लिया क्या? सारी रात इस प्रकार बीत गई। चित्रगुप्त ने कोमल के पास न आना था न आया। अतः वह अपने कक्ष में कोमल घायल नागिन की तरह तड़पती रही। इस प्रकार धीरे धीरे एक माह व्यतीत हो गया। इस बीच चंद्रगुप्त ने एक बार भी रानी कोमल से मिलने उसके महल में नहीं गए और रानी कोमल यह देखकर बहुत दुखी हुई। ऐसे विवाह से क्या फायदा? आज से एक माह बीत जाने पर के पश्चात भी मैं राजा चित्रगुप्त की तैयारी की एक झलक नहीं देख सकी। इस प्रकार तो मैं पिंजरे में बंद मैना की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसी स्थिति में मुझे चंडाल तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही कुछ न कुछ सुझाएगा। यह सोचकर एक दिन चंडाल तांत्रिक के पास पहुंची और रानी ने अपना दुखड़ा रोया। चंडाल, तुम ऐसा जतन करो कि चंद्रगुप्त मेरे वश में हो जाए। वह रानी पल्लवी से नफरत करने लगे। राजकुमारी जी, राजा चंद्रगुप्त तुम्हारी वश में होने और जब किसी प्रकार रानी पल्लवी उसकी नज़रों से गिरा सके, वो रानी पल्लवी को राजा चंद्रगुप्त की नज़रों में गिराने का उपाय मेरे पास है। तुम किसी प्रकार उसकी चिंता न करो। चंडाल, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। वह चंडाल ने उसे एक दीपक देखते हुए समझाया। रानी, आज यह दीपक तुम रानी पल्लवी के कक्ष में जला देना। जब तुम राजा चंद्रगुप्त के पास जाए तो रानी पल्लवी के चरित्र पर तरह तरह लांछन लगाना। चंडाल, व्यर्थ ही रानी पल्लवी के चरित्र पर कीचड़ उछालने से क्या हासिल? राजकुमारी, तुम्हें भला क्या पता जब तुम्हें क्या हासिल होगा।
बस जब तुम चुपचाप रानी पल्लवी के कक्ष में जाते ही दीपक का करिश्मा देखना। ठीक है चंडाल, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। तब चंडाल ने अपनी योजना कोमल को समझाई। उसी रात चंडाल का दिए दीपक को लेकर कोमल रानी पल्लवी के कक्ष में पहुंची। आओ रानी कोमल, कहो कैसी आई हो। दीदी, मैं अपने मायके से एक सुंदर दीपक लाई हूँ। मैं चाहती हूँ आज यह दीपक आपके कक्ष में रोशन करे। पल्लवी की स्वीकृति पाकर कोमल ने दीपक जलाया और झरोखे में रख दिया। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। वहाँ से राजा सीधा चंद्रगुप्त के कक्ष में पहुंची। उसके सामने पाकर चंद्रगुप्त की बुद्धि तन गई। तुम हमारे कक्ष में क्यों आई हो? क्यों, क्या मैं एक पत्नी अपने पति के कक्ष में नहीं आ सकती महाराज? बंद करो, हमारी रानी पल्लवी केवल पल्लवी है। हम तुम्हें केवल अपनी पत्नी मानते हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। कोमल ने चित्रगुप्त के आदेश का पालन नहीं किया और वहीं खड़ी रही। कोमल, क्या तुम्हें सोना ही नहीं दे रहा? हमने तुमसे यहाँ से जाने का आदेश दिया है। महाराज, यहाँ से जाने को तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक रानी के चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जिसे तुम्हें अपने पर नाज है। कोमल के मुख से अपनी पल्लवी की बात सुनकर चित्रगुप्त चौंका। तुम सीता जैसी पवित्र रानी के चरित्र के बारे में क्या कहना चाहती हो? तो सुनो महाराज, रानी पल्लवी सीता जैसी पवित्र नहीं बल्कि एक चरित्र स्त्री है। क्या बकरी हो? रानी पल्लवी के चरित्र पर कीचड़ उतारते तुम शर्म नहीं आती? महाराज, हाथगंगा को वार्षिक क्या जाओ। आओ, तुम्हें अपने कथन प्रत्यक्ष में रानी पल्लवी के चित्रहीनता के नमूना दिखाती हूँ। मुझे मंजूर है महाराज। रानी कोमल, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, पर याद रखो यदि तुम्हारी बात झूठ रही तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। तब चित्रगुप्त कोमल के साथ पल्लवी के कक्ष की ओर चल दी। और जैसे ही रानी पल्लवी कक्ष के समीप पहुंचे, रानी पल्लवी के कक्ष के झरोखे में यह आदमी कौन चोरों की भांति कूद रहा है? यह चोर नहीं महाराज, बल्कि रानी का प्रेम पल्लवी का प्रेमी है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, यह आदमी प्रतिदिन रात को इसी प्रकार रानी पल्लवी से मिलने आता है। यह चित्रगुप्त हंस अपने स्थान पर खड़ा रह गया, जिसे खिड़की से कूदने वाला आदमी वहां से भाग गया। तब चित्रगुप्त आवेश में कांपता हुआ रानी कोमल के साथ पल्लवी के कक्ष में पहुंचा। पहुंचते ही उसने रानी पल्लवी से पूछा, रानी पल्लवी, अभी तुम्हारे कक्ष से झरोखे से कौन बाहर कूदा था? या आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस समय आपके अलावा मेरे कक्ष में भला कौन आ सकता है? रानी पल्लवी, हमने स्वयं अपनी आंखों से एक आदमी को तुम्हारे कक्ष से झरोखे से बाहर कूदते देखा है। क्या सच सच बताओ, कौन था? महाराज, आपको भ्रम हुआ है, मेरे कक्ष में कोई नहीं आया था। पल्लवी, आज हमारे सामने तुम्हारे चरित्र की कलाइयाँ खुल गई हैं। अब एक पल भी तुम्हारे महल में नहीं रहने देंगे। महाराज, ऐसा अन्याय न कीजिए, मुझे निर्दोष को अपने से दूर न कीजिए। पल्लवी के कहने पर चित्रगुप्त ने कोई असर नहीं हुआ। तत्काल सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया इस चरित्रिनी रानी को पल्लवी को इसी समय बियाबान जंगल में छोड़ाओ, ताकि वन में खुकार जंतु इसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाएं। जो आज्ञा। सैनिक पल्लवी का हाथ पकड़ा और घसीट कर ले जाने लगे। कक्ष में जाते वक्त पल्लवी ने दीपक को उठाया और जिस दीपक को कोमल पल्लवी के कक्ष में लाकर जलाकर गई थी। पल्लवी के जाने के बाद चित्रगुप्त ने कहा, रानी कोमल, हम तुम्हारे आभारी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हें पल्लवी का स्थान देते हैं। महाराज, मेरे आहू भाग गए जो आपने मुझे इस योग्य समझा। महाराज, आप क्या जाने कि पल्लवी के मेरे फैलाए जालों का शिकार हुई है। दूसरी ओर वो रानी सैनिकों को पल्लवी को बियाबान जंगल में छोड़कर वापस विजयगढ़ की ओर चलती है। अब मैं कहाँ जाऊँ महाराज? कि मेरे चरित्र पर शक या इसके मेरा जीना बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचकर रानी आगे की ओर बढ़ गई।
कुछ दूरी पर गहरा सरोवर था। इस सरोवर में मुझे कूद कर प्राण ध्यान देना चाहिए। पलवी जैसे ही सरोवर में कूदने को ही ठहरो बेटी, आवाज़ सुनकर पलवी के कदम जहाँ रुक गए। ऋषि के पास पाकर उसने कहा, बेटी तुम्हें क्या दुख है, तुम माता पिता क्यों करना चाहती है? ऋषि, मेरे भाग्य की मारी विजयनगर की अभागिन राजकुमारी पलवी हूँ, कहकर पलवी ने ऋषि को आप बीती सुनाई। पलवी की दुख पूरी कहानी जानकर ऋषि ने कहा, बेटी पलवी में तुम सुलभ ऋषि के पास आई हो चुकी हो। आज तुम्हारा धर्मपिता हूँ। यह सुंदर जीवन मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। आओ हमारे आश्रम चलो। उसी दिन रानी पलवी साध्वी बनकर सुलभ ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उधर पलवी के चले जाने पर कोमल को बहुत खुश थी। राजा चंद्रगुप्त के आगे पीछे घूमती और कोमल से कहते, रानी कोमल, तुम्हारे साथ रहकर मैंने जीना कि असल दाम्पत्य सुख कैसा होता है। बस अब तुम भगवान जल्दी दो है, जल्दी से हमें एक चांद सा बेटा दे दो। इस प्रकार चंद्रगुप्त सुख चैन से रानी कोमल के साथ जीवन व्यतीत करने रहा था। दूसरी ओर एक दिन रानी सफाई करते करते पलवी बेहोश होकर गिर गिरी। जब सुलभ ऋषि ने नाड़ी का परीक्षण किया, हो यह पलवी तो माँ बनने वाली है। और रानी पलवी ने जब गर्भवती होने का पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह पलवी तुम्हारी आंखों में आंसू, पगली माँ बनने का नारी का गौरव होता है। आप ठीक कह रहे हैं ऋषि, लेकिन मेरे पति ने चरित्र पर शक मुझे महल से निकाल दिया। यह कौन सी इस बात पर यकीन करेगा कि मेरी कोख में उत्पन्न होने वाला बच्चा महाराज चंद्रगुप्त का है? इसी बात को सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था पलवी, कहकर इसी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर बोले, बेटी पलवी, तुम फिक्र न करो, जैसा भी होगा तुम्हारे माथे पर लगी कलंक को अवश्य मिटाऊंगा। लेकिन कैसे ऋषिवर? पलवी, एक कल राजा चंद्रगुप्त इस वन में शिकार खेलने आने वाले हैं। उसकी आंखों के छाए भ्रम को पर्दे को हटाऊंगा। यह कहकर पलवी आंखों में निराशा की किरण चमक उठी, आशा की किरण चमक उठी। दूसरे दिन जब शिकार खेलने राजा चंद्रगुप्त ऋषि आश्रम के बाहर से गुजरे, ऋषि ने आवाज लगाई, रुको राजन। चंद्रगुप्त ने तत्काल ही अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतरकर ऋषि के पास पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीव रहो बेटे, हमारे आश्रम में इस प्रकार रात में छोड़कर आप कहाँ क्यों जा रहे थे? कुछ देर हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए। ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। चंद्रगुप्त ने घोड़े से आश्रम के बाहर बांधा और ऋषि के साथ आश्रम के अंदर चल दिया। ऋषि कुटिया में ऋषिवर ने आदर पूर्वक बिठाया, फिर पुकारा, बेटी अतिथि के लिए जलपान लेकर आओ। और कुछ देर बाद पलवी जलपान लेकर कुटिया में प्रवेश किया। यह क्या चरित्रहीन स्त्री नारी आपके आश्रम में? राजन, जिस स्त्री को तुम चरित्रहीन कह रहे हो वह सती सावित्री है। तुम्हें भ्रम के शिकार हुए राजन। यह आप क्या कह रहे हैं राजन? मैंने स्वयं अपनी आंखों से पलवी के चरित्रहीन का प्रमाण देखा है। वह तुम्हारी दृष्टि भ्रम था राजन। वह दीपक रोशनी का कमाल था जो तंत्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया गया हुआ था। वास्तव में रानी पलवी के कक्ष में झरोखे में कोई आदमी नहीं कूदा था। आप कौन से दीपक की बात कर रही है ऋषिवर? और तब ऋषि ने पलवी को दीपक के लिए आने के लिए वह महल से निकलते समय उठा लाई थी। राजन, जब इस दीपक की कहानी इसी की जुबानी सुनाना, तब आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। यह क्या गोरख धंधा है? और संभव ऋषि ने अपने सामने रखी आंखें मूंद कर बैठ गया और कुछ पलों में उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया और अचानक दीपक जल उठा। अरे! तब ऋषि ने आंखें खोलकर दीपक से कहा, दीपक, तुम अपनी जुबानी राजा चित्रगुप्त को सच सच बताओ। जो आज्ञा ऋषिवर। राजन, शल्म ऋषि जो सच कह रहे हैं। उस दिन मैं अपनी रानी पलवी के कक्ष के झरोखे में जिस आदमी को कूदते देखा वह मेरे रोशनी का कमाल था। आपने और रानी पलवी के प्यार से जल कर रानी कोमल चंडाल तांत्रिक से लाई थी। यह उसी का किया धरा है। और ओह, रानी कोमल इतनी निष्ठुर चाल चल दी, यह मैंने कभी सोचा भी न था। यह बात सुन राजन उसी समय शल्भ ऋषि
से तेज अधीन हूँ। मैं शलभ ऋषि के तेज के अधीन हूँ, इसलिए इस समय झूठ नहीं बोलूँगा, सच सच कहूँगा। रानी कोमल से किसी किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें रानी कोमल से और आगे चलकर वह तुम्हारे लिए मौत का कारण बन सकती है, इसलिए भलाई इसी में है। रानी कोमल के साथ साथ चंडाल तांत्रिक को सिर्फ मौत के घाट उतार दो। ओह, मेरे महल में यह सब षड्यंत्र हुआ और मुझे पता भी न चला। राजन चंडाल इस समय विजयनगर के राजमहल में रानी कोमल के पास पहुंचा। उन दोनों को मारने का यह अच्छा अवसर है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते तुम 2-3 दिन बीत जाएंगे। वह इस प्रकार मारा जा सकता है, उसकी चिंता तुम न करो राजन। बस 7 बार पृथ्वी आप मुझे 7 बार पृथ्वी पर पटकोगे। ऐसा करते ही विजयनगर की में रानी कोमल और चंडाल तांत्रिक की मृत्यु हो जाएगी। और चंद्रगुप्त ने दीपक को 7 बार पृथ्वी पटका और उधर नगर में राजमहल में चंडाल तांत्रिक व रानी कोमल छटपटा कर पृथ्वी पर गिर पड़े। आह आह। दोनों कुछ ही देर में दोनों एड़िया रगड़ रगड़ कर प्राण त्याग दिए। इधर शलभ ऋषि ने नीचे चंद्रगुप्त से कहा, रानी पल्लवी माँ बनने वाली है, ले जाओ इसे वापस विजयनगर। जोग्य महाराज। और चंद्रगुप्त रानी पल्लवी को वापस विजयनगर ले आया। उचित समय पर रानी पल्लवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा चंद्रगुप्त की वर्षों की मुराद पूरी हो गई थी। समाप्त दोस्तों।